हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सभी का। तो हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो हम जो है हमारे टॉपिक को धीरे धीरे हम खत्म करते हुए चल रहे हैं। तो आई थिंक आपके भी कंसेप्ट क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हो सकता है कि कल 26 जनवरी थी, तो आप लोग जो है गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे, तो हो सकता है कि टॉपिक पढ़ा नहीं हो तो वापस भूल गए हो कि भाई हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। तो देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। और उसमें मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड बेसिक जानकारी हमने पढ़ी थी। और फिर मैंने आपको जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो आने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके सारों के नाम मैंने आपको बताए थे। और उसके बाद में जो है हमने हाइपोथैलेमस और हमारी पीयूष ग्रंथि जो है उसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हम लोग पढ़ते थे हाइपोथैलेमस, हम पढ़े थे पीयूष ग्रंथि, और उसके बाद में हमारी कुछ बची हुई ग्रंथियां हैं जहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, उसके अलावा हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि, इसके अलावा हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, इसके अलावा हम पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि, इसके अलावा हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि। और ये तो हमारी क्या है, मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, उनके भी हम बात करेंगे। जिसमें यदि हम बात करते हैं तो नर के अंदर होता है वृषण, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। और मादा के अंदर अंडाशय से क्या निकलता है, मादा जो है उसके अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी क्या निकालते हैं, हार्मोन का जो है स्रावन करते हैं। क्लियर। और इसके अलावा हमारा जो हृदय है, हृदय की जो आलिंद भित्ति होती है, वहां से भी हार्मोन निकलता है। और इसके अलावा हमारा जो किडनी है, हमारी जो वृक्क है, उसके द्वारा भी किसका निर्माण किया जाता है बच्चों, इसका द्वारा भी जो है हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। तो हमारी हेडिंग है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है, बच्चों पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। अब देखिए, पीनियल ग्रंथि जो है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि जो है ये हमारे ब्रेन में स्थित होती है, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है। तो इसकी यदि हम स्थिति की बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है ये क्या होती है, ये हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसके द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसके द्वारा जिस हार्मोन का निर्माण किया जाता है उस हार्मोन का नाम है बच्चों मेलेटोनिन। क्या है? मेलेटोनिन। तो हार्मोन हो जाएगा मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। अब देखिए, इस हार्मोन का काम क्या है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेलेटोनिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या करता है, हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। दैनिक क्रियाकलाप से मतलब ये है कि जैसे हमारा सोना है, जागना है, इसके अलावा भूख है, प्यास है, इन सबके जो है प्रोसेस हमारे डेली लाइफ के अंदर जो होते हैं, वो एक उनका क्या होता है, फिक्स जो होता है, शेड्यूल होता है। और एक समय बाद जो है वो प्रक्रिया जो है वो दोहराई जाती है।
तो दैनिक क्रियाओं का नियमन जो है वो कौन करता है, मेलेटोनिन करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये पीनियल ग्रंथि से रिलीज होता है बच्चों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पीनियल ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी भी बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैनिक क्रियाओं का नियमन, दैनिक क्रियाओं का नियमन, दैनिक क्रियाओं का नियमन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं बच्चों, जैविक घड़ी भी बोलते हैं, शरीर की जैविक घड़ी भी बोलते हैं। इसीलिए पीनियल ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए पीनियल ग्रंथि को हम बोलते हैं शरीर की जैविक घड़ी, जैविक घड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है पीनियल ग्रंथि से संबंधित। अब ये हमारी होगी पीनियल ग्रंथि। तो हमने देखा कि ये ब्रेन में स्थित होती है और ये जिस हार्मोन को बनाती है उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। और ये क्या करता है, दैनिक क्रियाकलापों का नियमन करता है। और दैनिक क्रियाकलाप कौन से, इसके यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि सोना है, गोल्ड नहीं है बच्चों, सोने का मतलब है कि स्लीपिंग है ना, सोना, जागना, खाना पीना, ये सारे जो नियमन होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके पीनियल ग्रंथि के द्वारा। अगर ये हार्मोन जो है ये इसका संतुलन बिगड़ जाए हमारी बॉडी में, तो बच्चों पता चले कि हम सुबह अलार्म करके सोए तो 6 बजेगा और हमारी जो है पीनियल ग्रंथि से हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो गया और पता चले कि हम कब उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, दिन के 12 बज गए, पता चले घड़ी में देखा टाइम क्या हो और पता चले कि टाइम जो है 12 बज गए, है ना। तो यदि हमारी पीनियल ग्रंथि में थोड़ी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो फिर हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं ये थोड़े क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या है बच्चों, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए थायराइड ग्लैंड आप सबको पता है, थायराइड जो है ये यहाँ पर हमारे गले के यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये गले के यहाँ पर लोकेटेड होती है, प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्रंथि जो है, ये थायराइड ग्रंथि जो है किस हार्मोन को बनाती है बच्चों, ये बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन। हालांकि ये 3 अलग अलग हार्मोन बनाती है, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो हम बात करते हैं यहाँ पर थायराइड ग्रंथि की। तो देखिए थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो हार्मोन में पहला है T3, T4 और तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। अब देखिए यदि हम बात करते हैं T3 क्या है, तो इसका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आगे का नाम बिल्कुल सेम है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और वास्तव में T4 जो है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। इसी को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थायरोक्सिन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर नाम से आपको क्या पता चल रहा है, आयोडो,
आयोडो। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसके लिए आवश्यकता होती है बच्चों आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता। इसीलिए आपने सुना होगा कि हमें नमक जो है बच्चों को कैसा लेना चाहिए? नमक जो है वो हमें आयोडीन लेना चाहिए, और इसीलिए हम बोलते हैं टाटा नमक। कौन सा नमक खाते हैं? टाटा नमक। ऐसा माना जाता है कि टाटा नमक में जो है वो आयोडीन की जो है प्रचुर मात्रा जो है वो पाई जाती है। आयोडीन की प्रचुर मात्रा जो है वो पाई जाती है। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पर जो है T3 में यदि एक आयोडीन जुड़ता है, तब यहाँ पर T4 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर वास्तव में टेट्रा आयोडोथायरोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस हार्मोन के काम क्या होते हैं, थायरोक्सिन के काम क्या होते हैं। तो यदि मैं काम की बात करती हूँ तो बच्चों ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है बच्चों? उनको नियंत्रित करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। उपापचयी अभिक्रिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें हमारा श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ये सारा का सारा जो काम है उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? थायराइड करता है। तो उपापचयी क्रियाओं का नियमन, उपापचय उपापचयी क्रियाओं का नियमन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का कंट्रोल जो है वो कौन करता है? अब देखिए यदि यहाँ पर क्या हो सकता है? दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर दो कंडीशन कैसे हो सकती है? यहाँ पर जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ज्यादा मात्रा में भी बन सकता है, यानी कि थायराइड की अधिकता भी हो सकती है, और थायराइड हार्मोन जो है वो कम मात्रा में भी बन सकता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइड बोलते हैं, हाइपोथायराइड बोलते हैं। और कमी से क्या हो जाता है? गलगन रोग हो जाता है, गेंगा रोग हो जाता है। और यदि थायराइड की अधिकता हो जाती है ना तो उससे क्या रोग होता है? उसके ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज, यानी कि आंखें जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। और आपने देखा होगा कि मेंढक की आंखें किस तरीके से बाहर निकली हुई होती है, वैसे ग्रेव्स डिजीज में भी क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज में भी मेंढक की तरह जो आंखें जो है उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यदि इसकी अधिकता हो जाए, तो अधिकता से क्या होगा बच्चों? अधिकता में क्या होगा? ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स डिजीज। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मेंढक की तरह आंखें बाहर आ जाती हैं। मेंढक की तरह आंखें जो है वो बाहर आ जाती हैं। और यदि यहाँ पर हम बात करें कि इसकी कमी से क्या होगा, तो बच्चों इसकी कमी से जो है गले में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गेंगा रोग। उसको हम क्या बोलते हैं? गेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर डिजीज बोलते हैं। तो कमी से क्या हो जाएगा? गेंगा रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? गेंगा रोग हो जाएगा। गले में सूजन आ जाएगी। क्या हो जाएगा? गले में सूजन आ जाएगी। तो देखिए थायराइड ग्रंथि से जो मेन हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन जो है ये क्या करता है? उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है। इसकी अधिकता से ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, आंखें जो है मेंढक की तरह बाहर आ जाती है बच्चों। और जो यदि कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है? ग्रेव्स यानी गेंगा रोग हो जाता है। गले में क्या जाती है? सूजन आ जाती है। तो ये तो क्या हुआ? मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन के काम हुए। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन नाम से क्या पता चला है कि हाँ ये हार्मोन वास्तव में इसका संबंध किससे? कैल्सिटोनिन यानी कैल्शियम से है। तो ये कैल्सिटोनिन जो है ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन, रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन।
रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन जो है वो कौन करता है बच्चों? रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन जो है वो कौन करता है? वो करता है थायरोकैल्सिटोनिन। कौन करता है? थायरोकैल्सिटोनिन। तो समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि थायराइड ग्रंथि जो है ये हमारे गले के यहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये हार्मोन निकालती है 3 तरह के। कितने तरह के? 3 तरह के हार्मोन निकालती है। T3, T4 थायरोकैल्सिटोनिन। T3 को हम बोलते हैं ट्रायोआइडोथायरोनिन, T4 को हम बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वास्तव में थायरोक्सिन बोलते हैं। और इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन जो है हम कहाँ से लेते हैं? नमक से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? नमक से लेते हैं। हम टाटा नमक खाते हैं, ठीक है, टाटा नमक खाते हैं। और इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, उन पर उनका कार्य जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने का कार्य है वो कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। अधिकता से ग्रेव्स रोग हो जाता है, कमी से गेंगा रोग हो जाता है। इसके अलावा जो है इससे हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का मतलब है रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन। क्या है? रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन। क्लियर है ये चीजें? तो अब हमने जो है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि देखी। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी आगे वाली ग्रंथि और उस ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। बच्चों क्या हो जाएगा? पैराथायराइड ग्रंथि। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और आज की हमारी तीसरी ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। अब देखिए बच्चों, पैराथायराइड ग्रंथि की यदि हम बात करते हैं तो जैसे ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है? गला है। गले में कौन सी ग्रंथि होती है? गले में हमारी होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। तो ये मान लिया कि ये क्या है? थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि में जो है क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो 4 पिंडों में क्या होती है? विभाजित होती है। 4 पिंडों में ये क्या होती है? विभाजित होती है। 4 पिंडों में ये विभाजित होती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि पर उपस्थित, थायराइड ग्रंथि पर उपस्थित और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके की संरचना बना रही है बच्चों? ये एच आकृति की ग्रंथि जो है एच आकृति बना रही है, यानी कि इसके 4 पिंड है इस तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं? थायराइड ग्रंथि पर उपस्थित एच आकृति की ग्रंथि, एच आकृति की ग्रंथि, एच आकृति की ग्रंथि है ये बच्चों, ठीक बात है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा हार्मोन निकालती है। तो हार्मोन जो है बिल्कुल आसान है, इस ग्रंथि के नाम पर ही इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम भी है। उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैराथार्मोन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैराथार्मोन भी बोल सकते हैं। पैराथायराइड यदि हमें जोर आए पूरा नाम बोलने में, यदि हमें बड़ा नाम बोलने में जोर आए तो हम छोटा नाम भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पैराथार्मोन भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इस हार्मोन का काम क्या है, इस हार्मोन का कार्य क्या है। तो बच्चों आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो इससे क्या पता चला? थायरो यानी कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। कैल्सिटोनिन से हमें यह पता चला कि भाई इसका काम जो है वो कैल्शियम से रिलेटेड होगा। हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन है, हमारा जो पैराथार्मोन है बच्चों, इसका काम भी किससे रिलेटेड है? कैल्शियम से है। हमारे कैल्शियम पर सॉरी हमारी जो बोन्स है उन पर अतिरिक्त कैल्शियम का यदि जमाव हो जाए तो उसको हटाने का काम जो है वो कौन करता है बच्चों? वो करता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। तो अस्थि पर जमे हुए, अस्थि पर उपस्थित अतिरिक्त कैल्शियम को, अतिरिक्त कैल्शियम को हटाने का कार्य करता है, अतिरिक्त कैल्शियम को
हटाने का कार्य करता है, यानी कि कैल्शियम उपापचय का नियमन जो है, कैल्शियम उपापचय का नियमन जो है वो दो हार्मोन मिलकर करते हैं। एक होता है हमारा थायरोकेल्सिटोनिन और दूसरा हमारा होता है बच्चों पैराथार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट लगा के लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ पर आपके लिए नोट, और नोट में हम क्या लिखेंगे, शरीर में कैल्शियम उपापचय का नियमन, कैल्शियम उपापचय का नियमन दो हार्मोन करते हैं। एक होता है थायरोकेल्सिटोनिन, थायरोकेल्सिटोनिन थायरोकेल्सिटोनिन, और दूसरा है बच्चों हमारा यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम क्या है, पैराथार्मोन। क्या है, पैराथार्मोन। तो देखिए यहाँ पर ये काम कैसे करते हैं। थायरोकेल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये रक्त से कैल्शियम को बोन्स के फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करता है, यानी कि हमारे रक्त में जो पड़ा हुआ कैल्शियम है ये कहां पर जाकर जमा हो जाएगा, हमारी बोन्स के पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप घर पे किसी को बोलते हो कि यार मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि यार तेरी बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो ये रक्त में से कैल्शियम को जो है बोन्स के निर्माण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये पैराथार्मोन जो है यदि हमारी बोन्स पर यदि अतिरिक्त कैल्शियम जमा हो गया है तो उस अतिरिक्त कैल्शियम को हटाने का काम जो है वो कौन करता है, पैराथार्मोन करता है। इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पर लिखा कि शरीर में कैल्शियम उपापचय का नियमन जो है वो कौन करते हैं, थायरोकेल्सिटोनिन और पैराथार्मोन करते हैं। कौन करता है, थायरोकेल्सिटोनिन और पैराथार्मोन करते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये हमने देखी पैराथायरॉइड ग्रंथि। अब हम दूसरी देखते हैं ग्रंथि इसके आगे वाली। तो इसके आगे वाली ग्रंथि का नाम है बच्चों, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। अब देखिए थाइमस ग्रंथि जो है ना, इस थाइमस ग्रंथि की लोकेशन की यदि मैं बात करती हूँ तो ये हमारा गला है। गले से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो जहां पर हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट होता है उसके जस्ट पास में जो है वो कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, वो होती है हमारी थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, तो ये हृदय के पास स्थित होती है, हृदय के पास स्थित होती है। हार्मोन कौन सा निकलता है इसकी यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो इससे निकलने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए यदि आपको थोड़ा सा आइडिया हो यहाँ पर ब्लड के प्रकार में से, तो हम लिम्फोसाइट जो है, हम डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार की कोशिका पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार की कोशिका है, उसका नाम है लिम्फोसाइट। उनका नाम क्या है, लिम्फोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट जो है ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, और आपको याद हो तो हमने भी पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका फॉर्मेशन जो है वो कौन सी कोशिका मिलकर करती है बच्चों, तो वो करती है हमारी डब्ल्यूबीसी। कौन करती है बच्चों, हमारी डब्ल्यूबीसी करती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो ये लिम्फोसाइट है ना बच्चों, यहाँ पर ये लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा थाइमस से यहाँ पर क्या वर्ड पता चला है, टी। तो यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है उसका परिपक्वन कहाँ पर होता है, थाइमस में होता है। तो मैं इसमें लिख देती हूँ टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन यहीं पर होता है। इस प्रकार से ये हार्मोन जो है क्या काम करेगा, इस प्रकार से ये हार्मोन जो है प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये हार्मोन जो है क्या काम करता है बच्चों, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये कौन सा काम करता है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। क्लियर। अब देखिए
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है हमारी जो थाइमस ग्रंथि है उसका आकार जो है वो छोटा होता चला जाता है। बड़े आकार से जो है आकार जो है वो छोटा होता चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में जो है हमारी थाइमस ग्रंथि का आकार जो है वो बहुत छोटा रह जाता है। इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है और वृद्धावस्था में जो है ज्यादातर बीमारियां जो है वो हमें होने लग जाती हैं। ठीक है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस का आकार घटता है। थाइमस का आकार घटने के कारण थाइमस का आकार घटने के कारण प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा घट जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि हमारी जो थाइमस ग्रंथि है ये हृदय के पास स्थित होती है। ये किस हार्मोन को बनाती है? ये थाइमोसिन हार्मोन को बनाती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर टी और यहाँ पर जो WBC है इसका एक टाइप है लिम्फोसाइट और WBC का एक प्रकार से लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये दो टाइप की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। और ये क्या करती है? इम्यून सिस्टम बनाती है। तो यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट इसका परिपक्वन जो है वो कहाँ पर होता है बच्चों? वो होता है थाइमस के अंदर। कहाँ होता है? थाइमस के अंदर होता है। और ये हार्मोन जो है ये प्रतिरक्षा का काम करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा का काम करता है। और जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होती है बच्चों, जैसे जैसे हमारे जो है समय ढलने लगता है तो वैसे वैसे हमारी थाइमस ग्रंथि का आकार जो है वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। इसीलिए सारी जो बीमारियां है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इतने घूम फिर नहीं पाते हैं, इसका वजह ये है। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रंथि का नाम, और उस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो बच्चों आपको याद होना जरूरी है हमें, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले ही बोला था कि आगे वाली चीजें पढ़ने से पहले हमें पीछे वाली जितनी भी चीजें हैं बच्चों वो जो है हमें सारी सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको याद हो तो बच्चों मैंने जो है आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था और उत्सर्जन में मैंने आपको इस तरीके से जो है आपको दो किडनियां बनवाई थी और किडनियों में मैंने इस तरीके से दो यूरेटर्स निकाली थी। यहाँ पर ये यूरेटर्स है और यहाँ पर हमारा क्या है? ये मूत्राशय और ये क्या है? मूत्र मार्ग है। तो हमारी किडनी के ऊपर स्थित होने के कारण हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अधिवृक्क। इनको हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। अधिवृक्क, वृक्क से मतलब है किडनी, अधि से मतलब है ऊपर। तो इनकी स्थिति कहां पर होती है? तो ये वृक्क के ऊपर स्थित होती हैं। वृक्क के ऊपर। और संख्या में कितनी होती है बच्चों? संख्या में होती है दो। संख्या में कितनी होती है? दो। अब यदि मैं डिटेल से बात करूं तो इस अधिवृक्क ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं। इस अधिवृक्क ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं। दो कैसे होते हैं? देखो यहाँ पर दो इस तरीके से होते हैं। जैसे ये ग्रंथि है तो इस ग्रंथि में एक तो होता है बाहर वाला भाग, एक होता है आंतरिक वाला भाग। तो बाहर वाला भाग होता है ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं कोर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स, वल्कुट बोलते हैं। और इसका जो आंतरिक भाग होता है, इसका जो इनर वाला भाग होता है इसको बच्चों को हम बोलते हैं मेडुला। इसको आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। अब इसके बाएं वाले भाग कोर्टेक्स से अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, इसके आंतरिक भाग मेडुला से अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। लेकिन यदि हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि विपरीतकालीन हार्मोन कौन से हैं या फिर विपरीतकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं? आपातकालीन ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हम जिन हार्मोन की यहाँ पर बात करते हैं और हमसे एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है बच्चों कि इसका जो मेडुला वाला भाग है यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं। यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन को हम बोलते हैं एड्रिनलिन
एड्रेनलिन, या फिर इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। दूसरा हार्मोन कौन सा हो जाएगा बच्चों? नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन कौन सा हो जाएगा? नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा। अब देखिए, इनको हम विपरीतकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, ये सब क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कोई तो वजह होगी बच्चों। तो जब हम कोई ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि विपरीत परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति मतलब जैसे कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और पता चले कि आगे से जो है वो शेर जो है आपकी तरफ जो है वो आपको जो है मतलब आपके जो है सामने से वो दौड़ कर आ रहा है, तो कैसा महसूस होगा उस समय? कैसा महसूस होगा? ऐसा महसूस होगा कि हाँ मतलब मैं रुक जाता हूँ, तू आ जा भाई, ऐसा थोड़ी बोलेंगे क्या? उस समय हम जो है विपरीत परिस्थिति में होते हैं, हमारे दिमाग जो है इतना दौड़ता है कि मैं किस तरीके से है जो है इस सिचुएशन को हैंडल करूं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि है आप जो है बाइक चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो और सामने वाला जो है बिल्कुल जो है नशेड़ी है या फिर उसको होश ही नहीं है, जो है गाड़ी चला रहा है और पता चले कि वो आपको ठोक देगा और गाड़ी जो है वो आपके मतलब ठोकने वाली होती है, आप फिर किस तरीके से जो है अपने आप को बचाते हो? मतलब उन विपरीत परिस्थितियों से आपको नॉर्मल करने वाली जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है बच्चों, वो ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि होती है। हार्मोन कौन सा होते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। कौन सा होते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। इसको हम फियर फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि फियर यानी डर होता है, फ्लाइट यानी उस परिस्थिति से भागने वाली कंडीशन होती है, तो उसको हम फियर फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम विपरीतकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम आपात ग्रंथि भी बोलते हैं। किसी भी तरीके से आपको जो है वर्ड्स को घुमा सकते हैं। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है तो उससे हमें नॉर्मल करने वाले जो हार्मोन या ग्रंथि है वो कौन से है? एड्रेनल ग्रंथि। और हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन और क्या है? नॉर एड्रेनलिन। कौन सा है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। देखो, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसके कोर्टेक्स वाले भाग से, तो कोर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन निकलते हैं ना, उनकी यदि मैं बात करती हूँ तो जैसे कि कोर्टिसोन है, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो हार्मोन है वो कहां से निकलते हैं? वो निकलते हैं बच्चों हमारी एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से। तो मैं यहाँ पर जो है नोट लगा के लिखा देती हूँ आपको कि जो कोर्टेक्स वाला भाग है, जो कोर्टेक्स वाला भाग है, हालांकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्टेक्स वाले भाग से निकलता है कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा बच्चों यहाँ से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, यहाँ से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए, इंटरेस्टिंग हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक जो है ना, ये इंटरेस्टिंग हार्मोन है। इंटरेस्टिंग कैसे बच्चों? तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो पुरुष है उसमें महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं कभी कभी, और जो महिला होती है उसमें पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा तो आपने देखा ही होगा। तो ऐसा बच्चों किस वजह से होता है? ऐसा होता है इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के कारण, यानी कि जो नर हार्मोन और मादा हार्मोन होते हैं ना, ये पुरुष में भी निकलते हैं और मादा में भी निकलते हैं, लेकिन मादा में ज्यादा प्रभावी हार्मोन जो है मादा वाले होते हैं और नर के अंदर ज्यादा प्रभावी हार्मोन जो है नर वाले होते हैं। तो जैसे महिलाओं में जो है दाढ़ी और मूंछ का आना, ये किस वजह से होता है? इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। इसी तरीके से किसी महिला की आवाज जो है वो बहुत भारी है, वो भी इस वजह से होता है। इसके अलावा पुरुषों में यदि हम बात करते हैं तो बच्चों जैसे कि आवाज का पतली होना, इसके अलावा जो है उनमें स्तन ग्रंथियों का ज्यादा विकास। किसी किसी पुरुष में आपने देखा होगा कि उनमें जो मेमोरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथि है, वो बहुत ज्यादा विकसित होती है। तो बच्चों ये जो अपोजिट लक्षण जो यहाँ पर एक्सपोज हो रहे हैं वो किस वजह से होता है? वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। तो किसी में वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो वो वहां पर शो होने लग जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी हमारी एड्रेनल ग्रंथि। तो हमने देखा पैराथायरॉइड ग्रंथि, फिर हमने देखा थाइमस ग्रंथि, फिर हमने देखा अधिवृक्क ग्रंथि।
तो यहाँ पर हमारी जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो वाला पोर्शन जो है वो पूरा होता है। और अब हम देखेंगे कुछ अन्य अंग जो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। और ये हमारा जो है टॉपिक का एंडिंग भी है, ये हमारे टॉपिक का क्या है, एंडिंग है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण अंग। और ये जो अन्य महत्वपूर्ण अंग है ये क्या निकालते हैं बच्चों, ये बनाते हैं हार्मोन। क्या बनाते हैं, हार्मोन। अन्य इसलिए लिखा क्योंकि ये एंडोक्राइन पार्ट नहीं है, ये दूसरे पार्ट है, लेकिन फिर भी ये हार्मोन बनाते हैं बच्चों। तो इसमें यदि सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो जैसे कि नर जो है, यदि हम मेल की बात करते हैं तो नर जो है इसका जो जनन अंग है, और नर में जो प्राथमिक जनन अंग है वो कौन होता है बच्चों, वो होता है वृषण। नर में जो प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो होता है वृषण बच्चों। क्या होता है, वृषण। टेस्टिस होता है, और वृषण से हार्मोन निकलता है, बच्चों, उसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो हम इसमें लिख सकते हैं एंड्रोजन तथा इसमें भी मुख्य जो हार्मोन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है, तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, या टेस्टोस्टेरोन भी आता है, तो टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो मादा जो है, फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो मादा के अंडाशय से भी जो है हार्मोन निकलते हैं। और मादा में यदि हम प्राथमिक जनन अंग की बात करते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यदि हम बात करते हैं, प्राथमिक जनन अंग की यदि हम बात करते हैं, तो बच्चों मादा के अंदर होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय। ओवेरी और कितनी होती है बच्चों, एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। क्लियर, कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। अब देखिए यहाँ से हार्मोन निकलते हैं, और उस हार्मोन का नाम है बच्चों, जैसे यहाँ पर एंड्रोजन है वैसे यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। और जैसे यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन होता है, वहां पर वैसा होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नर के वृषण से निकलता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और मादा के प्राथमिक जनन अंग जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं, और ये वन पेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, और यहाँ से हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को हम गर्भावस्था हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम जो है गर्भावस्था हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था हार्मोन बोलते हैं बच्चों। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए अन्य जो यदि हम बात करते हैं अन्य में, तो अन्य में बच्चों आता है हमारा हृदय।
हार्ट जो है इसकी जो आलिंद भित्ति है, हृदय की आलिंद भित्ति जो है एट्रियल वॉल जो है, यहां से भी हार्मोन निकलता है बच्चों, और उस हार्मोन का नाम है ANF। क्या नाम है बच्चों? ANF है, और इसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और बच्चों यदि हम बात करते हैं हमारा हृदय, तो हृदय की आलिंद भित्ति से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या है? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और चौथा यदि हम बात करते हैं तो बच्चों हमारा यहाँ पर होता है वृक। कौन सा होता है? वृक, किडनी। तो बच्चों आपको याद होगा, अब मैं बार बार बोलते हैं आपको याद होगा, तो आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में जब हम आमाशय पढ़े थे बच्चों, तो आमाशय में मैंने आपको बताया था कि हार्मोन निकलते हैं पेप्सिन, रेनिन। तो रेनिन हार्मोन एक तो कहां पर निकलता है? हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत आमाशय से निकलता है, और एक हार्मोन यहाँ पर निकलता है वृक्क से। हमारी किडनी से भी एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम भी क्या है बच्चों? रेनिन है। उस हार्मोन का नाम भी क्या है? रेनिन है। उस हार्मोन का नाम भी क्या है? रेनिन है। लेकिन दोनों हार्मोन का काम अलग अलग है बच्चों। वहां पर जो रेनिन हार्मोन निकलता है वो सिर्फ बाल्यावस्था में निकलता है, और वो बच्चे के अंदर दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है बच्चों? दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन यहाँ पर जो रेनिन है, वो यहाँ पर जो है हमारी जो किडनी की जो यहाँ पर हमारी किडनी की जो क्रियाविधि होती है उनमें ये भाग लेता है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रास। उसको हम क्या बोलते हैं? रास। तो वहां पर रास प्रक्रम के अंदर जो है हमारा कौन सा हार्मोन काम में आता है? रेनिन हार्मोन काम में आता है। इसके अलावा मैंने आपको, जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट शुरू हुआ था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन था उसका नाम क्या है? सिक्रेटिन। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा? सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये हमारी इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है, और ये हमारी आंत से निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंटेस्टाइन भी किसका रिलीज करती है? हार्मोन का रिलीज करती है। तो हमने महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले हार्मोन, उनके कार्य, उनके द्वारा कोई स्पेशल इफेक्ट है तो उसके बारे में हमने देखा। और इसके अलावा हमने अन्य ऐसे भाग देखे, अन्य ऐसे ऑर्गन देखे जिसकी वजह से जो भी क्या करते हैं? हार्मोन को रिलीज करते हैं। जिसमें हमने नर में देखा टेस्टोस्टेरोन, मादा में हमने देखा प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा हमने हृदय में देखा ANF, और वृक्क में देखा हमने रेनिन। तो बच्चों हमारे जो है तंत्र जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और लास्ट में हमारा एक तंत्र बचता है, और उस तंत्र का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका नाम है प्रजनन तंत्र। कौन सा तंत्र है? जनन तंत्र, या उसको हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी बच्चों। थैंक यू सो मच सभी को।